Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, जो कि सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग का यूनिट नंबर 9 है। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को, जिसमें हमारा मेन फोकस 4 ऑब्जेक्टिव्स पे है। सबसे पहले मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी किसे कहते हैं, फिर सेंटर टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड क्या होता है, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग के यूनिट नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट को। इस यूनिट के कंटेंट के लिए हम एक्नॉलेज करते हैं सर शेराज खान सर को। ये इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें मेन और सबसे लेंथी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आज फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिसमें मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी आता है, जिसमें मीन मीडियन मोड, इसकी कैलकुलेशन, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सारे डिटेल दी हुई हैं। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे और रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको कंबाइनली हमने इस यूनिट के सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो लेक्चर में कवर किया है। तो सबसे पहले हमारे पास है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो टेंडेंसी, फिर उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, इसका क्या मतलब है। टेंडेंसी कहते हैं इंपॉर्टेंट, टेंडेंसी कहते हैं जहां पे सारी चीजें क्या हो, सारी चीजें जमा हो, जहां से सारी चीजें कनेक्ट हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी वो सेंट्रल पॉइंट या वो सिंगल पॉइंट जो सेंटर पे हो और पूरे के पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे, पूरे के पूरे डेटा सेट, पूरा का पूरा डेटा उस सेंट्रल पॉइंट पे जब क्या हो, समराइज हो सके, तो इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और इसकी मेजरमेंट जो हम करते हैं तो उसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा पोर्शन जिसके ऊपर आपके पास पूरा के पूरा डेटा सेट समराइज हो सके, तो इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी की जब हम मेजरमेंट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, तो आप कहते हो कि डेटा सेट में ऐसा पॉइंट कि उस पॉइंट पे आपके पास पूरे डेटा समराइज हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जिसमें आपके पास मीन मीडियन मोड आते हैं, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये स्लाइड सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में क्या कहता है, टू समराइज डेटा सेट इन सिंगल पॉइंट। आप डेटा सेट को जब सिंगल पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे समराइज करते हो, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। A measure of central tendency is a single value that identify the central or typical position within a set, data set। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि डेटा सेट किसे कहते हैं। तो डेटा कहते हैं मालूमात को, वो नंबर्स में आपके पास होंगी, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सब्जेक्ट है, तो वो मालूमात जो आपके पास नंबर में होती हैं, तो उसका एक सेट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 30 सेट हो गया। सेकेंड सेमेस्टर में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 40 सेट अलग सेट हो गया, तो इसको सेट कहते हैं। तो ऐसा एक सेंट्रल पॉइंट जो एक सेंटर पोजीशन पे हो, टिपिकल पोजीशन पे हो, जिसपे आपका पूरा डेटा सेट समराइज हो सके, इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रल
टेंडेंसी, और इसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। द थ्री मेन मेजर आर द मीन, मीडियन एंड मोड, ईच डिस्क्राइबिंग द डेटा सेंट्रल पॉइंट इन अ डिफरेंट वे। तो ये हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी मेनली तीन है, मीन है, मीडियन है, मोड है। ये तीनों आपके पास सेंट्रल पॉइंट बताता है अपने अंदाज से। तो एमसीक्यूज के लिए आप लोग एक तो सेंट्रल टेंडेंसी की डिफिनीशन याद रख लें, ये जो यहाँ पे आपको दी गई है और जो कंसेप्चुअली मैंने आपको समझा दी। दूसरी बात, अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि विच वन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो उसमें मीन, मीडियन, मोड ये तीनों आते हैं। जबकि इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने और चीजें भी डिस्कस की हैं, तो वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आती। सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास मीन, मीडियन, मोड ये आता है, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास है मीन। तो मीन सिंपल पता होना चाहिए कि एक सेंट्रल टेंडेंसी है, सही है। अब मीन की यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मीन आल्सो कॉल्ड द arithmetic mean average is the sum of all values divided by the number of values in data set। सबसे पहले तो आप मीन और arithmetic average और arithmetic mean इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। देखो, मीन जनरली हम टर्म यूज करते हैं जब नंबर्स की बात आ जाए कि आप कोई नंबर्स हैं उनका मीन निकाल रहे हो, तो इस तरह के मीन को हम एरिथमेटिक मीन कहते हैं। जबकि अगर आप ज्योमेट्रिकल जो है ना साइज वगैरह उनका मीन निकाले तो वो ज्योमेट्रिकल मीन हो जाएगा। तो मीन जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें जब हम नंबर्स का मीन निकालें तो उसको एरिथमेटिक एवरेज भी कहते हैं और मीन भी कहते हैं। और ये जो मीन है ना, मीन, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। अब इसको हम फाइंड किस तरह करेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखी है कि इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा सेट। क्या मतलब, आपके पास 4 वैल्यू हैं, 1 2 3, ये आपके पास वैल्यू हो गए, एंड 4। तो आपको अगर कोई कहे कि इनका आप मीन निकालें, तो इनका मीन कैसे होगा, आप 1 को प्लस करेंगे 2 के साथ, 2 को प्लस करोगे 3 के साथ, 3 को प्लस करोगे आप 4 के साथ। तो इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड करोगे इन हिस्सों की तादाद पे, जिस तरह ये 1 2 3 4। तो इसको जब आपने प्लस किया, इसको हम प्लस कर लें तो ये 10 आता है। अब 10 को मैं डिवाइड करूंगा किस चीज पे, 4 पे, तो इसको कहते हैं मीन। ये मीन की डिफिनीशन भी है और कैलकुलेशन भी है जो आगे आएगा। तो मीन क्या है, मीन जब हम नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं उन नंबर्स की तादाद पे, और जो हिस्सा या वैल्यू हमारे पास आ जाती हैं उसको कहते हैं मीन, जिसको सिंपल अल्फाज में हम एवरेज भी कह सकते हैं। समझ गए। और इसको एरिथमेटिक एवरेज या एरिथमेटिक मीन क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि हम यहां पे डील करते हैं सिंपल नंबर्स को, जिसको आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स में या बायोस्टेट में मोस्टली जो वर्ड यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो वो ये मीन मोस्टली यूज होता है। हर जगह पे हम कहते हैं मीन 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 मीन। क्यों? क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आप आगे भी पढ़ोगे ये 3rd और 4th सेमेस्टर में, जब हमारे पास ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें हमारे पास जो वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, उनका एक एवरेज या उनका रेंज हमें पता होता है। जिस तरह अगर पोटाशियम की हम बात कर लें तो 3.5 से लेके 5.5 कुछ बुक्स कहती हैं कि ये इसका नॉर्मल पोटाशियम रेंज है बॉडी का। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसका मीन निकाल लेते हैं। जब इसका मीन निकाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि जी इसका मीन ये नॉर्मल वैल्यू आपके पास हो सकता है, मिसाल के तौर पे। तो ये जो एरिथमेटिक वो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें तो आते हैं मीन, मीडियन, मोड हैं, लेकिन मीन सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेंट्रल टेंडेंसी है। समझ गए। और ये इसकी डिफिनीशन है।
ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आपने क्या करना है, इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि जब हम नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे और उसकी तादाद पे डिवाइड करेंगे तो इसको हम कहते हैं मीन। अभी यहां पे इन्होंने इसका फार्मूला दिया हुआ है और ये आप लोग, एक तो एमसीक्यूज के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दूसरा वो खुद से आपको एक एग्जाम्पल दे सकता है। वो सिंपल से नंबर आपको देंगे कि इसका मीन फाइंड करो, तो वो आप उसको सिंपल से अपने माइंड में जब प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड करो, आपके पास उनका मीन आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3 3 और फिर 1। ये हमने नंबर्स ले लिए। अब आपको मैं कहता हूं कि इनका मीन फाइंड करो, सही है। तो जब मीन का मैं आप लोगों को कह देता हूं तो हम फार्मूले की तरफ चले जाते। फार्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको मैं प्लस कर लेता हूं, ये इनका सम हो जाएगा ना। तो जब मैंने इनको प्लस कर दिया, इनका आंसर मेरे पास आ गया 10। ये क्या है, ये सम है इनका। इसके बाद डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन आए ना, तो 10 को मैं 5 पे डिवाइड करूंगा, इससे मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 2। तो इन नंबर का मीन क्या है, वो है 2। समझ गए। तो क्या है कि ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इसके हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मीन को एक्स बार के जरिए हम शो करते हैं। दूसरा, ये जो यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा एक्स, तो ये समेशन साइन है, समेशन के लिए। जब भी कोई नंबर आपने सम करने हैं तो ये साइन हमने क्या करना होगा, ये साइन हमने उसके लिए लगाना होता है। तो इसका मतलब ये एक्स से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्स से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके सामने ये जो साइन आप इस तरह नजर आ रहा है, तो ये क्या, किस चीज का साइन है, ये है समेशन का साइन, कि आपने ये तमाम नंबर्स को प्लस करना है। डिवाइड बाय लिखा है स्मॉल एन, तो स्मॉल एन कहते हैं नंबर्स ऑफ वैल्यूज, उन वैल्यूज की तादाद को। अब अगर देखो 1 10 100 भी है ना, तो इनके लिए n वैल्यू 3 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास कितनी वैल्यूज है, ये 3 है, 1 2 3, ये 3 वैल्यूज हैं। समेशन चाहे जितनी भी आती हो, लेकिन इनकी तादाद आपने क्या 3 लिखनी है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं मीन, और मीन को हम इस तरह फाइंड करते हैं। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का माइंड मीन के बारे में क्लियर हो गया होगा। और यहां पे इन्होंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिया है कि मीन हमारे पास क्या है, ये इन्होंने वैल्यू दी है कि इनका मीन आप फाइंड कर ले। तो अभी ये वैल्यूज आपस में प्लस हो गई हैं, यहां पे प्लस करके इनका जो आंसर आया है 350। अब ये वैल्यूज कितनी है, ये वैल्यूज 1 2 3 4 5, तो देखो नीचे इसको 5 पे डिवाइड किया है, तो 5 पे डिवाइड करके इसका वैल्यू 70 आता है। तो आप सिंपल कह सकते हो कि इन नंबर्स का जो मीन है वो क्या है, 70। मतलब ये 70 जो नंबर है ये इनका एवरेज है। 70 जो है ना, ये इनका मीन सेंट्रल पॉइंट है। इन तमाम नंबर्स का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, आपके पास 70 है। तो मीन इसको कहते हैं और इसको हम ऐसे फाइंड करते हैं। अभी मीन के बारे में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, जिस आप इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कह सकते हो, लेकिन ये की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। द मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज उसको इफेक्ट कर सकता है। किस तरह, मैं सिंपल मिसाल दूं, 1 2 100 1000, तो देखो ये एक्सट्रीम वैल्यू है ना, यहां पे 1 छोटा है, यहां पे 1000 बड़ा है। अब इसका अगर आप मीन फाइंड कर लो, मीन, तो वो आपके पास क्या आएगा, वो काफी ज्यादा आएगा, तो वो आपके पास सेंट्रल शो नहीं हो सकेगा। लेकिन ये आपकी मजबूरी है,
ये आपकी मजबूरी है कि इसमें आपने तमाम नंबर्स लेने होते हैं, और इसको आप मीन का एक वीक पॉइंट भी कह सकते हो या डिसएडवांटेज भी कह सकते हो कि मीन में आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, जो हायर वैल्यूज़ हैं, या जो आउटलायर हैं, जो साइड पे वैल्यूज़ हैं जो काफ़ी बड़ी हो, तो वो क्या करती हैं, वो आपके मीन को इफेक्ट कर सकती हैं। अब अगर इनका मीन हम निकाल लें तो इनका मीन आपके पास क्या कितना आएगा, इनका मीन आपके पास आएगा कोई 300 प्लस। तो 300 प्लस तो 1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 2 से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो एक तरह का सेंट्रल पॉइंट नहीं हुआ, लेकिन यह भी ड्रॉबैक है आपके मीन में, क्योंकि मीन में आपने तमाम नंबर्स को प्लस करना होगा। सेकेंड मीन क्या है, इट इज यूजफुल फॉर कंटिन्यूस एंड इंटरवल डेटा। मीन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस और इंटरवल डेटा के लिए हम जो है क्या करते हैं, मीन को यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यूस और इंटरवल डेटा के लिए हम इसको यूज करेंगे। अब इंटरवल डेटा किसे कहते हैं, कंटिन्यूस डेटा किसे कहते हैं, तो ये हम क्या कर ले, हम ऑलरेडी इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाकी यूनिट्स में पढ़ा चुके हैं, और उसमें अगर आप लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों का इंटरवल, कंटिन्यूस, कैटेगोरिकल डेटा, इन सब के बारे में आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 7 नंबर यूनिट्स को, 5 नंबर यूनिट्स को देख सकते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइड गुड ओवरऑल समरी ऑफ डेटा सेट। ये आपको ओवरऑल डेटा सेट की समरी प्रोवाइड करता है। आपके डेटा सेट में जितने भी नंबर्स हैं, ये इन तमाम नंबर्स को इन्वॉल्व करता है, उनको प्लस करता है, और उनकी आपको एक समरी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मीन के बारे में, और आप लोगों ने याद रखने हैं एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस स्लाइड से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोगों का माइंड मीन के बारे में क्लियर हो गया। अभी मीडियन की बात आती है, तो मीडियन भी एक सेंट्रल टेंडेंसी है। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन जो वर्ड है ये सेंट्रल नंबर को कहते हैं, दरमियान वाले नंबर को। सही है। अब मीडियन के लिए एक चीज जरूरी है कि उसके लिए आपने नंबर्स को या तो असेंडिंग में अरेंज करना होगा, तरतीब देनी होगी, या डिसेंडिंग में। असेंडिंग किसे कहते हैं, जब आप छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, ये असेंडिंग है। और डिसेंडिंग क्या है, जब आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते हैं, ये डिसेंडिंग है। तो मीडियन के लिए जरूरी है कि आपने नंबर्स को पहले अरेंज करना होगा। तो ये आप इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हो मीडियन का, लेकिन जो इसकी डिफिनीशन है वो आप लोग पहले समझ ले, ये बाद में हम डिस्कस करते हैं कि हम जब किसी भी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और उसका सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो उसका मीडियन कहलाता है। इट डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल हाल्व्स। 50% ऑफ द वैल्यू आर बिलो द मीडियन, 50% ऑफ वैल्यू आर अबव द मीडियन। तो एक एमसीक्यूज याद रख ले, एक तो इसकी डिफिनीशन, दूसरी ये कि एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी जो क्लियर कट किसी भी नंबर्स या डेटा सेट को हाफ में डिवाइड कर ले, वो मीडियन दरमियान में हो, हाफ जो है डेटा सेट आपके पास ऊपर हो, और हाफ डेटा सेट आपके पास नीचे हो। तो इस तरह के सेंट्रल टेंडेंसी को हम मीडियन कहते हैं। लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी के लिए नंबर्स के अरेंजमेंट जरूरी है। हालांकि मीन में अरेंजमेंट की कोई बात नहीं थी, आप जिस तरह भी लिखते, आगे पीछे लिखते, आपने उनको प्लस करना था। लेकिन यहां पे चूंकि हम सेंट्रल पॉइंट को उठाते हैं, अब मैं आपको सिंपल मिसाल दूं इसकी। अगर हमारे पास ये एक नंबर है, सही है, ये एक नंबर है हमारे पास, और क्या कर लें, इसको हम अरेंज नहीं करते, तो आपका मीडियन क्या आता है, आपका मीडियन फिर 4 आता है, क्योंकि 2 नंबर इस साइड पे, 2 नंबर इस साइड पे, आपका मीडियन 4 आता है, जो कि गलत है।
तो मीडियन के लिए मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5, मैं इनको अरेंज करूंगा या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में। तो जब मैंने इनको अरेंज किया, अब सेंट्रल नंबर हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम अगर किसी भी डेटा सेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसके सेंट्रल नंबर्स को या सेंट्रल पॉइंट को हम मीडियन कहते हैं। और मीडियन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें 50% ऑफ डेटा सेट एक साइड पे हो, 50% ऑफ डेटा सेट दूसरी साइड पे हो, जिसमें 50% ऑफ डेटा सेट ऊपर हो, 50% डेटा सेट नीचे हो। सिंपल। तो ये दरमियान वाली दीवार है नंबर्स के लिए, सही है। अभी आप लोगों के जहन में एक और क्वेश्चन यहां पे शायद आया हो कि ये तो हमारे पास 5 हिस्से थे, अगर 4 हिस्से आ जाए तो दरमियान वाला कौन सा होगा। तो वो अभी यहां पे आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। हम आप लोगों को डिटेल से स्टेप वाइज समझाते हैं। अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लो कि कितनी तादाद है आपके पास। इफ n इज ऑड, मीडियन वैल्यू एट द n+1 डिवाइड बाई 2 पोजीशन इज कॉल्ड मीडियन। इफ n इज इवन, मीडियन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 2 मिडल वैल्यूज। अगर आपके पास क्या है, ऑड नंबर है, 1 2 3 5 और 7, आपके पास ऑड वैल्यू है, तो दरमियान वाला तो मीडियन हो गया। इसको अगर आप इस फार्मूले के तहत भी करना चाहें तो इसके तहत भी आप कर सकते हैं। जिस तरह भी मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूँ, तो इसके साथ इसके बाद जो एग्जाम्पल आएंगे तो वो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम फिर स्किप कर सकते हैं। अब इसका मीडियन तो आप वैसे डायरेक्ट भी कह सकते हो कि इसका मीडियन 3 है, लेकिन हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसको हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि इन तादाद को, ये जो हमारे पास तादाद हैं, इनके साथ 1 को प्लस करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्से हैं टोटल। इसके साथ अगर 5 के साथ मैं 1 को प्लस करता हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे इन्होंने फार्मूले में लिखा है। तो 5 के साथ 1 को प्लस करूंगा, 6 आएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 पे, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 3। तो मीडियन क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है, लेकिन कब, जब आपके पास नंबर ऑड हो। अब अगर नंबर्स मेरे पास इवन है, 1 2 3 4, अभी आप मुझे कहो कि शाबाश इसका मीडियन मालूम करो। फिर इसका मीडियन क्या होगा, ये दरमियान जो हिस्से है ना 2, इसका एवरेज। तो 2 को मैं 3 के साथ प्लस करूंगा, 5 आएगा। 5 को मैं डिवाइड करूंगा 2 पे, क्योंकि हम एवरेज फाइंड करने के लिए हिस्सों को प्लस करेंगे। 2 + 3, इसको मैं डिवाइड करूंगा इनकी तादाद पे, इस तरह मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो इसका वो हमारे पास आंसर आता है 2.5। तो 2.5 इसका क्या है, इसका मीडियन है। तो फाइंड एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, अगर आपके पास नंबर्स ऑड हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 17 है, तो उसका आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, या उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, इसके लिए भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सेंट्रल पॉइंट आपका मीडियन होगा। अगर आप फिर भी फार्मूले के तहत फाइंड करना चाहते हो तो इसके जरिए फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नंबर्स क्या है, इवन है, या 2 हिस्से हैं, या 4 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, 8 हिस्से हैं, तो उसमें तो दरमियान वाला पॉइंट होता नहीं है। तो उसके जो दरमियान के 2 नंबर्स हैं उसका आप एवरेज निकालोगे तो वो आपके पास मीडियन बनेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख ले, ऑड नंबर के लिए जो एग्जाम्पल हैं तो वो क्या है कि ये जो इन्होंने हिस्से पूरे आपको बताए हैं, ये टोटल कितने हैं, टोटल 7 हैं। तो 7 है, तो अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो दरमियान वाला हिस्सा आपका क्या है, वो आपका मीडियन आ सकता है 60। अगर आप इसको क्या कर लेते हो, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो इसका जो है ये 60 को अगर हम मीडियन लेते हैं तो 3 हिस्से इस साइड पे, 3 इस साइड पे, या आप इस फार्मूले के जरिए भी ले सकते हो, n+1 डिवाइड बाई 2। तो ये टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 1 क्या आता है आपके पास, 8। 8 को आप 2 पे डिवाइड करोगे क्या आएगा, 4।
तो 4 क्या मतलब कि ये फोर्थ वन, 4 नंबर वाला जो हिस्सा है ये आपका मीडियन है। ये हमारे पास क्या है, 8 नंबर्स के लिए। अब अगर इवन की बात कर ले तो ये टोटल कितने हिस्से हैं, 2 4 6। अब आप इसको असेंडिंग में भी अरेंज करो, डिसेंडिंग में करो। अगर मैं 70 लेता हूं तो इस साइड पे 3 आते हैं, इस साइड पे 2 आते हैं। अगर मैं क्या कर लेता हूं, अगर मैं 60 लेता हूं तो इस साइड पे 2 आते हैं, इस साइड पे 3 आते हैं। तो इसका फिर हम ये करेंगे कि जो सेंट्रल 2 नंबर्स हैं इसको हम प्लस करेंगे। तो 60 प्लस 70 इन्होंने प्लस किया है, सही है। और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 पे तो इसका वैल्यू आया है 65। तो मीडियन क्या है, मीडियन में आप जब आपके पास इवन नंबर हो तो उसका एवरेज, तो एवरेज क्या है 65। तो इन वैल्यूज के लिए मीडियन वैल्यू आपके पास क्या है 65। तो ये मीडियन फाइंड करने का फार्मूला था और उसकी डिफिनीशन थी। अब मीडियन के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से हैं कि मीडियन इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों, किस तरह, देखो 1 2 3 100 1000, कोई बात नहीं, 1000 जितना भी बड़ा हो आपका मीडियन 3 रहेगा, बात खत्म। तो ये एक्सट्रीम वैल्यू या आउटलायर आपके मीडियन को इफेक्ट नहीं करती, जबकि मीन को इफेक्ट करती थी। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। बेस्ट यूज फॉर स्क्यूड और ऑर्डिनल डेटा। जो ऑर्डिनल डेटा होता है या जो स्क्यूड डेटा होता है, स्क्यूड डेटा किसे कहते हैं, जो यहाँ पे काफी कम फिर एकदम से इतना बढ़ जाए फिर एकदम से कम, तो ये स्क्यूड डेटा आपके पास होता है। जिसकी अगर आप ग्राफ भी देख लो तो उसकी ग्राफ कैसे होगी, उसकी ग्राफ इस तरह होगी, देखो ये इस तरह एकदम से कम होगी, एकदम बढ़ जाएगी। तो इस तरह के डेटा के लिए और ऑर्डिनल डेटा के लिए हम क्या करते हैं, हम मीडियन यूज करते हैं। जबकि कंटिन्यूस और इंटरवल के लिए हम मीन यूज करते थे। तो ये एमसीक्यूज याद रख ले। गिव अ बेटर आइडिया ऑफ टिपिकल वैल्यू व्हेन डेटा आर नॉट सिमेट्रिकल। अगर डेटा सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल क्या कहते हैं, जब उसके दोनों अतराफ सेम ना हो तो उसको हम अरेंज करेंगे और सेंट्रल पॉइंट मीडियन उसका एक टिपिकल सेंट्रल पॉइंट हमें बता देगा। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और इस यूनिट पार्ट का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है मोड, तो मोड इंतहाई सिंपल। ये एक ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो नंबर्स आए हैं उनको हम मोड में लेते हैं। क्या मतलब, 1 2 3 1 4। तो इसमें एक कितनी दफा है, 2 दफा। तो इस डेटा सेट का एक जो है वो इसका मोड हो गया, बात खत्म। अब अगर इसमें यहां पे 2 आया होता तो इस वैल्यू नंबर में कितने, 2 मोड होते। तो आपके पास किसी भी डेटा सेट में एक से ज्यादा या कई दफा जो नंबर रिपीट हुआ हो तो ये उसका मोड कहलाता है, बात खत्म। इसके लिए सिरे से फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। तो एक डेटा सेट में एक मोड हो सकता है यूनी मॉडल, 2 मोड हो सकते हैं बाई मॉडल, 2 से ज्यादा हो सकते हैं मल्टी मॉडल हो सकता है। नो मोड हो भी नहीं सकता, क्यों, 1 2 3 4। तो इसमें मोड नहीं है, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। तो मोड के लिए किसी एक नंबर का रिपीटेशन या उसकी फ्रीक्वेंटली आना जरूरी है। तो ये सिंपल क्या है, मोड है। और ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसका सिंपल तरीकाकार कि आप डेटा सेट को लिख लो और फिर ये जो नंबर जितनी दफा रिपीट हुए हैं उसको काउंट कर लो, वो आपके मोड हो गए। एग्जाम्पल वहां पे मैंने भी दिया, यहां पे भी दिया है। ये क्या है, ये आपके पास बाई मॉडल है। इसमें क्या है कि 73 दफा आया है, 60 आपके पास 2 दफा आया है, तो इसमें 2 मोड हैं। मोस्ट स्टूडेंट स्कोर 71, इट मोस्ट कॉमन स्कोर। नो, अगर सिर्फ एक मोड की बात कर ले तो 70 का मोड है, समझ गए। अगर 2 की हम बात कर ले तो 60 पे इसके साथ बाई मॉडल है। यहां पे इन्होंने बाई मॉडल की और एग्जांपल भी दी है कि ये 2 दफा आया है, ये 2 दफा है, तो ये 2 मोड हैं, बाई मॉडल आप इसको कह सकते हो। और जो प्रीवियस में हमने कहा तो ये क्या है, ये इसको यूनी मॉडल भी कह सकते, क्योंकि इसमें 70 ज्यादा आया है। 70 के बाद अगर बात करें तो फिर 60 मोड आएगा, समझ गए।
ये मोस्टली हम कैटेगोरिकल डेटा वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, सही है। तो क्यों, अगर आप उसमें कहें ऑफिस में कि आप लोगों की फेवरेट फ्लूइड या मशरूब कौन सी है, तो आपको एक कहेगा टी, एक दूसरा कहेगा टी, कोई कॉफ़ी, कोई जूस कहेगा फिर टी, फिर आप कह दोगे कि ये जो मोड है ये टी है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों की पसंद है, समझ गए। और ये इसके एडवांटेजेस हैं जिसको आप लोग पढ़ लें कि मीन हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज़ की एवरेज देता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके एक्सट्रीम वैल्यू इसको इफेक्ट कर सकते हैं, स्क्यूड वैल्यू इसको इफेक्ट कर सकते हैं। कैटेगोरिकल डेटा के लिए आप मीन को यूज़ नहीं कर सकते। जो कैटेगरीज होती है ना मेल फीमेल, अब मेल फीमेल का आप मीन कैसे निकालोगे, क्या बनेगा मीन उसका। इसके बाद मीडियन, तो मीडियन का फ़ायदा ये है कि एक्सट्रीम वैल्यू इसको इफेक्ट नहीं कर सकते। स्क्यूड वैल्यू या वो वैल्यू जिसमें काफ़ी ऊंच नीच हो, मीडियन का उससे कोई लेना देना नहीं है, सही है। और ये क्या है, ये सेंट्रल पोजीशन को, एग्जैक्ट सेंट्रल पोजीशन को हमारे पास शो करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें तमाम डेटा आप नहीं लेते। अब मीडियन आपके पास जो आए, आपको पता नहीं है कि दोनों साइडों पे कितने नंबर्स वैल्यू हैं, कोई ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, छोटी वैल्यू है, क्या है। दूसरा क्या है कि इसमें मजीद मैथमेटिकल एनालिसिस वगैरह मीडियन के ऊपर नहीं होती। मे बी अनस्टेबल फॉर स्मॉल्स, अगर सैंपल साइज आपके पास स्मॉल हो तो उसके लिए मीडियन अनस्टेबल भी हो सकता है, एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट हो भी नहीं सकता। मोड जो है वो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली वर्ड जो होता है वो आपके पास मोड होता है, ये आपके पास आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता, इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप कैटेगोरिकल और नॉमिनल डेटा के लिए यूज़ कर सकते हो। जबकि डिसएडवांटेज क्या है कि ये कोई यूनिक या सेंट्रल पॉइंट आप इसको नहीं कह सकते। कि दूसरा क्या है कि यूनिक नहीं होता। जिस तरह मीडियन एक होगा, मोड दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है। कभी कभार मोड सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करता किसी वैल्यूज में। हालांकि मीन और मीडियन आप किसी भी डेटा सेट के लिए निकाल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डेटा सेट में आपके पास मोड हो। और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है एडवांस, उसमें आप मोड को यूज नहीं कर सकते, उसकी उतनी यूज नहीं है आगे। और लास्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, जिस तरह हम टेस्ट वगैरह का एवरेज लेते हैं कि एवरेज ब्लड प्रेशर इसका इतना आ रहा है या एवरेज एचबी इसका इतना रहता है, कल मैंने एचबी किया था, परसों किया था, आज किया है, तो तकरीबन इसका एचबी 9 में रहता है। तो इस तरह हम क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग, जब हम रिसोर्सेज प्लान करते हैं कि अगर आप घर में कहते हो कि जी मुझे हर महीने का तकरीबन 15,000 रुपये चाहिए, तो अभी ये 15,000 रुपये, तो ऐसा महीना भी आएगा कि आपके 12,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन ऐसा महीना भी आएगा आपके 16-17,000 खर्च होंगे। लेकिन आपने एवरेज रिसोर्स क्या बता दिया कि मुझे 15,000 चाहिए। और पब्लिक हेल्थ असेसमेंट, तो जिस तरह हम बॉडी मास इंडेक्स चेक करते हैं या एज वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें मोस्टली हम मीन वैल्यू लेते हैं कि मीन एज हमारे पास इतनी आ रही है। रिसर्च एंड रिपोर्टिंग, तो जब आप लोग आगे जाओगे रिसर्च में मीन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मीन हर एक रिसर्च में, जितने भी आप रिसर्च करते हो, मीन एज या मीन आप लाजमी यूज़ करोगे। तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी की क्या है, इंपॉर्टेंस है। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी हम क्या है इनको यूज़ करते हैं। अगर हम कहते हैं कि बार बार यहाँ से इन्फेक्शन रिलेटेड इशू आ रहे हैं, तो हम उसका मोड फाइंड कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। अगर हमारे पास एवरेज इन्फेक्शन रेट, एवरेज मॉर्बिडिटी, एवरेज मोर्टिलिटी बढ़ रही है, तो हमने उसको कम करना है और क्वालिटी को उस तरह इम्प्रूव करना है। या हम कहते हैं कि मीन एडमिशन हमारे पास कितने होते हैं, तकरीबन कितने एडमिशन पर मंथ होंगे, फिर तकरीबन कितने मरीज आएंगे। तो इन तरीके से हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी यूज करके। तो ये हमारे पास इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। मैंने कोशिश की फुल डिटेल से आप लोगों को समझाने की। फिर भी आप लोगों का इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आपका माइंड क्लियर ना हुआ हो,
तो आप लोग कमेंट के ज़रिए हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारा टिकटॉक आईडी जो है वो भी इसी नाम से है, नर्सिंग विद फरमान, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी आप लोगों को नर्सिंग रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।